हेलो। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये सारा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, COS को सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म चल रहा है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, वो हमने सारा डिटेल देख लिया था। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म थे वो भी हमने देख ली हैं। कायरल कार्बन देख लिया, कायरल नाइट्रोजन देख लिया, कायरल फास्फोरस, स्टीरियो सेंटर्स देख लिया हमने, और स्टीरियोजेनिक एरिया तो हमने पहले ही देख लिया। स्यूडो कायरल सेंटर क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। जो स्यूडो होते हैं मतलब झूठे होते हैं, कभी कायरल कभी अकायरल बताते हैं। और RS कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। R मतलब रेक्टस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और S मतलब सनस्ट्रा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें FPF फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के जरिए, मतलब इसमें इसमें हमें जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देखनी होती है एटम्स की। ठीक है। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है ना वो वर्टिकल पोजीशन पर आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, और अगर हॉरिजॉन्टल पर आता है तो उसमें चेंज होता है, मतलब रेक्टस का सनस्टर हो जाता है। रेक्टस सनस्टर डैश बेज फार्मूला में भी हमने देख लिया था। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी जो है डैश पर आता है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर वह सॉलिड पर आता है तो उसमें चेंज हो जाता है, रेक्टस का सनस्टर हो जाता है। सॉलिड पर आता है तो रेक्टस का सनस्टर हो जाता है, और अगर प्लेन पर आता है तो इवन नंबर में हम इंटरचेंज करते हैं, ऊपर का नीचे और साइड का साइड से। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया था क्या होता है। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट हम उसमें ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक सॉल्यूशन पर भेजते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन पर भेजने पर वह लाइट अगर रोटेट करती है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और रोटेट नहीं करती लाइट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और रोटेट किस डायरेक्शन में करती है, क्लॉकवाइज में करती है तो D है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करती है तो लेवो रोटेटरी होती है। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने देख लिया। अगर कोई सी भी POS या COS प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर दोनों पाई जाती हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कंपाउंड, या फिर एक भी पाई जाती है, POS भी पाई जाती है या फिर COS भी पाई जाती है, दोनों पाई जाती हैं तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। और एक भी अगर इनमें से सिमेट्री नहीं पाई जाती तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है दोनों कंपाउंड में पाई जाती है, ओपन चेन हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और हमने ये भी एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि when only one chiral carbon present always ऑप्टिकली एक्टिव, केवल एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। जैसे कोई भी है या NH2 कुछ भी रख दो, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि सारे जो है ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, रिलेशन बिटवीन compounds when one chiral carbon is present। when one chiral
कार्बन कार्बन इज प्रेजेंट। मतलब कि क्या है कि मतलब कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तब उन कंपाउंड के रिलेशन क्या होंगे। जैसे कोई भी दो कंपाउंड है, जैसे ए और बी दो कंपाउंड है, इनके अंदर अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, जैसे ए कोई कंपाउंड है और बी, इनके अंदर अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है? या तो ए और बी दो हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन सुपर इम्पोज न करो, न करती हो, तो वह क्या होगा? एनेंसियोमर होंगे, एनेंसियोमर। ए और बी क्या है? मिरर इमेज है, बट नॉट सुपर इम्पोज, तो एनेंसियोमर होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ए और बी जो है, अगर ये कायरल कार्बन है और ये आइडेंटिकल है, एक दूसरे के एक जैसे दिखते हैं, तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं एनेंसियोमर क्या होता है। एनेंसियोमर क्या होते हैं? ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ऑफ कंपाउंड। नॉट सुपर इम्पोजिबल इमेज है, मतलब एक दूसरे को पर इम्पोज नहीं कर सकती, लेकिन मिरर इमेज, जैसे ये कोई मिरर है, जैसे पी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ये है। तो अब ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस प्रकार से और दूसरे कंपाउंड की इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है? मिरर इमेज है एक दूसरे की। लेकिन जब हम इसे इसके ऊपर रख देंगे, रखते हैं, अगर हम इसे इसके ऊपर रखते हैं, एक मिनट, तो ऐसा बनेगा। देखो इसे पकड़ में नहीं आ रहा है, ये इस प्रकार की बनेगा ये, ठीक है। तो ये क्या है? एनेंसियोमर है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि ये एक तो क्या है? कायरल कार्बन है दोनों, ठीक है। यहाँ ये कंडीशन है, ये कायरल कार्बन होगा तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव तो रहेगा। उससे पहले हमने स्टेटमेंट लिखा था ये वाला। और वन कायरल कार्बन प्रेजेंट, तो अब हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरे एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव है, आपस में क्या है? ये एनेंसोमियर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो, एक दूसरे के सेम हो। जैसे ये कोई ए है, इसकी मिरर इमेज भी कैसी बनेगी? ए, एक दूसरे के सेम है। अगर इनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम दिखते हैं आपस में, अगर सिंगल देखें इसको, इसमें कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब इन दोनों को देखते हैं, ये तो ए एक दूसरे के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे।
क्योंकि ये क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। जैसे जैसे कोई कंपाउंड है, जो कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड कंपाउंड बी है। अभी इसे एक जो हम एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। रुको 1 मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले। अगर वह रेक्टस है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी भी रेक्टस है, तो क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली बात ये है, मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट रुक जाइए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि हमेशा हमें पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद हम समझ पाते हैं। जैसा हमारा विकास भी हुआ है, जैसी हमने एजुकेशन ली है, पहले हम रटते हैं किसी चीज़ को, ए आ ई ई, ए बी सी डी ई, है ना। तो पहले इसे देख लो, अगर रेक्टस है और इधर भी दूसरा कंपाउंड भी रेक्टस में, तो वे आइडेंटिकल हैं। तो उस कारण से आइडेंटिकल होने पर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे आइडेंटिकल होने पर। और इधर रेक्टस है, इधर सिनेस्टर है, तो ये क्या है, एक दूसरे के एनेंसियोमर होंगे। मिरर इमेज होने के बाद है ये कंडीशन, ठीक है। मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज हैं एक दूसरे के और अगर दोनों रेक्टस हैं, ठीक है, तो आइडेंटिकल होंगे। और मिरर इमेज है, ठीक है, लेकिन एक रेक्टस एक सिनेस्टर है, ठीक है, तो क्या है, एनेंसियोमर है, नॉट सुपर इम्पोजिबल है, एनेंसियोमर। और एक सिनेस्टर है, एक रेक्टस है, तो भी है क्या होगा, एनेंसियोमर। ये भी क्या हो, एनेंसियोमर होगा। और अगर इधर सिनेस्टर है और उधर भी सिनेस्टर है, तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है ताकि आगे हमें समझ में आए। अब देखो हम एग्जांपल लेंगे कुछ, और उनसे ये जो है हमने ये देखा है, ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। जैसे देखो ये हमने लिया है यहाँ से, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। तो हमने दो कंपाउंड लिए, एक कोई कंपाउंड है ए और दूसरा कंपाउंड है बी। अगर ए और बी इनएंसियोमर हो सकते हैं और ए और बी आइडेंटिकल हो सकते हैं। ए और बी इनएंसियोमर कब हो सकते हैं, जब एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। और आइडेंटिकल कब है, जब एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज कर सकते हैं। जैसे ए ए के ऊपर अगर हम ए को रखेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी उसकी, ए के ऊपर ए रखने पर वह उसमें एक ऊपर ए रखने पर उसी पर मिल जाएगा बिल्कुल वह, ठीक है। तो फिर मिरर इमेज होने पर ये जो कंपाउंड है उनमें कौन कौन सी कंडीशन है। अगर वह कंपाउंड रेक्टस है, क्लॉकवाइज है, जो हमने इससे पहले डिटेल में पढ़ा था, रेक्टस सिनेस्टर, ठीक है, आर एस सिस्टम पढ़ा था, ये रहा। तो इसमें अगर रेक्टस है, क्लॉकवाइज है, और दूसरा कंपाउंड भी रेक्टस है, क्लॉकवाइज है, तो वह क्या रहेगा, आइडेंटिकल। और वह अगर एक रेक्टस एक सिनेस्टर है और मिरर इमेज है, तो वह एनेंसियोमर है। और अगर सिनेस्टर सिनेस्टर है तो फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, जिनसे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा सारा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि हम जो केस पढ़ रहे हैं वह किसका पढ़ रहे हैं, कायरल कार्बन का। एक कायरल कार्बन होने पर, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। तो कायरल कार्बन के लिए क्या होगा, सारे के सारे जो ग्रुप हैं वे डिफरेंट होंगे जो अटैच है उससे, एक कार्बन से। ईटी का मतलब याद रखना, ईटी का मतलब इथाइल, इथाइल होता है। ईटी मतलब इथाइल, और इसका मतलब कंपाउंड का कैसा होता है, C2H5 ऐसा, ये है इसका मतलब, ठीक है, ईटी। और ये क्या है, मान लेते हैं H, हाइड्रोजन। अब देखते हैं ये जो कंपाउंड है, और ये कंपाउंड ए है, ये कोई कंपाउंड ए है और ये कोई कंपाउंड बी है।
बी कंपाउंड भी क्या है, हम लिख देते हैं OH, ये मिथाइल है, ये H है, ये ET है। ठीक है, ये दो कंपाउंड है, ए और बी दो कंपाउंड है। अब बताओ ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं या नहीं? अरे ये हमने यहाँ बीच में इनके मिरर रख दिया। ठीक है, ये मिरर है। अगर हम इस कंपाउंड को छुपा लेते हैं, मतलब नहीं देखते हैं, और ए कंपाउंड को अगर मिरर में देखते हैं तो हमें बी कंपाउंड दिख जाएगा। दिख रहा है या नहीं? दिख जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज तो है, ठीक है, दिख रहा है। तो क्या हम इस कंपाउंड को, ए कंपाउंड को बी कंपाउंड के ऊपर रख देंगे तो क्या वह सुपर इम्पोज हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा क्या? मतलब सेम उसी की तरह। सुपर इम्पोज का मतलब है जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक चीज़ है, ये चीज़ है कोई भी एक, और इसके ऊपर हम सेम ऐसी चीज़ रख देंगे तो पीछे वाला बिल्कुल कंपाउंड जो है छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कुछ कंपाउंड है। उसे सुपर इम्पोज बोलते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल इम्पोज हो गया, बिल्कुल सेट हो गया एक प्रकार से। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं? तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो मिथाइल के ऊपर तो मिथाइल आ जाएगा, इथाइल के ऊपर इथाइल आ जाएगा, लेकिन ये OH जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये OH के ऊपर जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या है, इनएंस्यूमर है। तो ये कंडीशन तो हमें मालूम हो गई कि ये इनएंस्यूमर है। ये क्या है, इनएंस्यूमर है। तो अगर ये इनएंस्यूमर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं? पर्सनली ये अकेला ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड ए, कंपाउंड बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये दोनों आपस में, ए एंड बी दोनों क्या हैं, आपस में क्या है, इनएंस्यूमर है, इनएंस्यूमर है। तो ये क्या होंगे, तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। एक दूसरे के लिए भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे ये कंपाउंड जो है एनेंशियोमर होते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़, अब ये यहाँ देख लेते हैं हम कि ये रेक्टस है या सिनिस्टर है। तो जो अगर हम कंपाउंड की जो नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट पर आएगा, ठीक है, और ये तो फोर्थ पर ही आएगा, हाइड्रोजन है। सेकंड पर मिथाइल आएगा या इथाइल, तो सेकंड पर इथाइल आएगा, थर्ड पर मिथाइल आएगा, फोर पर क्या है, हाइड्रोजन है। फोर पर हाइड्रोजन होने पर क्या है, हम चेंज करते हैं आंसर में। तो देखो, एक से दो जाएंगे और दो से तीन जाएंगे, तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये क्या होगा, रेक्टस आर होगा। इसमें देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ये फोर, ये थ्री, ये टू, तो एक से दो और दो से तीन, तो एक दो। अब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है, सिनेस्टर, एस है ये। तो आर और एस आने पर क्या होगा, अगर मिरर इमेज है और आर एस आ रहे हैं एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, मतलब सिनेस्टर और रेक्टस आ रहे हैं, तो क्या होगा, एनेंशियोमर होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया है। एक देखो, एनेंशियोमर होगा, आर एस आ रहा है या एस आर आ रहा है, तो ये दूसरे के, एक दूसरे का एनेंशियोमर भी है। इससे भी पता लगेगा कि रेक्टस है या सिनेस्टर है उससे। अब ये इस कंपाउंड में तो हमने इजीली देख लिया था, क्योंकि क्यों देख पाए हम, क्योंकि ये मिरर इमेज बन रही है इसकी। लेकिन कुछ कंपाउंड जो हैं उनकी हम डायरेक्टली मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे, उन्हें हम वैसे देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल दूसरा और देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो एनेंशियोमर का हो गया। अगर दो कंपाउंड आइडेंटिकल आ जाएं, जैसे कि ये देखो, उसका कैसे पता लगाएंगे, जैसे इसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा है। ये कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है,
कंपाउंड ए लेते हैं, ए कंपाउंड, उसमें कायरल कार्बन तो एक होगा ही, एक कायरल कार्बन वाला जो है केस वो हम पढ़ रहे हैं। एक ये कंपाउंड है, एक ये बी कंपाउंड है। अब देखो ये दोनों कंपाउंड है, इनको अगर हम मिरर इमेज में रखें तो हम अच्छे से इसको देख नहीं पाएंगे कि मतलब मिरर इमेज बना करके अगर देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल मिरर इमेज नहीं लगेगा। तो ऐसे कंपाउंड में हमें क्या करना है, आर एस देखना है। तो देखो पहले कंपाउंड ए में देखते हैं, तो नंबरिंग करते हैं 1, 2 किस पर जाएगा, क्लोरीन पर, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन किस पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पर। तो हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है तो इसके आंसर में चेंज होगा या नहीं, तो इसके आंसर में चेंज होगा। देखो वर्टिकल पोजीशन पर तो नो स्विच आंसर, और अगर ये रहा है ना, हमने यहाँ देखा था वर्टिकल पर नो स्विच, और अगर हॉरिजॉन्टल पर आता है तो हम स्विच करते हैं, रेक्टस का सनेस्टर करते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला कंपाउंड में हमने देख लिया था, तो ये रेक्टस का सनेस्टर होना चाहिए था ना, सनेस्टर, और ये सनेस्टर का रेक्टस होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी थोड़ी सी, और कोई चेंज नहीं है, बस इसको रेक्टस का, ये सनेस्टर आया था तो इसको रेक्टस कर देंगे, और ये रेक्टस आया तो इसे सनेस्टर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर है। ये लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है। सॉरी। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, एक मिनट, तो इसमें हम देखते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये क्या होगा, रेक्टस। रेक्टस का हम क्या करेंगे, चेंज सेमेस्टर में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, मतलब लोएस्ट जो है प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है यहाँ। अब इसमें देखते हैं कंपाउंड बी के अंदर, तो प्रायोरिटी मतलब अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, 1 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन, 3 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 से 2 और 2 से 3। तो ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो क्या होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज सिनेस्टर। अब इसमें चेंज करेंगे या नहीं, तो नहीं करेंगे, ये सिनेस्टर ही रहेगा, ये सिनेस्टर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जो लोएस्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन है वह वर्टिकली आता है, तो चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी सिनेस्टर, ये भी सिनेस्टर, अब पता लगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पर ए एंड बी आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हैं ये एक दूसरे के, और आइडेंटिकल हैं तो वैसे तो ये जो कंपाउंड ए है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें एक कायरल कार्बन है, और ये दूसरा कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ए और बी दूसरे दोनों आइडेंटिकल हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने एक कायरल कार्बन होने पर हमने ये कंडीशन पढ़ ली।
चलो अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन कंपाउंड when two chiral carbon are present. Two chiral carbon are present. तो दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने पर क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी? तो एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होने पर दो कंडीशन बनती है, तो एनेंशियोमर होगा या फिर आइडेंटिकल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीन कंडीशन बन जाएगी। डायस्टोमियर डायस्टेरियोमर्स भी बन सकता है, उसमें भी मतलब नॉट मिरर इमेज, कोई भी मिरर इमेज नहीं होगी, तो वह कंपाउंड भी बिल्कुल अलग होगा। तो वो जो कंडीशन है वो यहाँ बन रही है, कोई भी एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, ये दो कंपाउंड हैं। अगर ये दोनों कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, ए कंपाउंड ए एंड बी एनेंशियोमर हो सकते हैं, एनेंशियोमर्स हो सकते हैं, जो हमने देखा था एनेंशियोमर जो होते हैं मिरर इमेज होते हैं बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। ए एंड बी क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। ए एंड बी क्या हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर्स, मतलब नॉट मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं हो सकती, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। बस अब इनमें हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। हम्म, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसको, अगर दो कायरल कार्बन है, जैसे CH3, नीचे भी CH3, OHH, OHH, एक ये कंपाउंड है, कंपाउंड ए है ये, बी कंपाउंड कौन सा है, CH3, ये भी CH3 है, OH H HOH, ये दो कंपाउंड है, ठीक है, ए और बी। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है, दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने पर, तो देखो ये कायरल कार्बन है एक ये कायरल कार्बन है, कैसे है, तो देखो इस कायरल कार्बन पर ये OH, ये H, ये CH3 और ये सारा का सारा पूरा नीचे का ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और ऐसे ही ये जो नीचे वाला कंपाउंड है, नीचे वाला कार्बन है, ये वाला इस पर भी एक OH, एक CH3, एक H और एक ये ऊपर वाले, ये सारा का सारा ये ग्रुप, ये तो ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या है, एक कंपाउंड है, उसके अंदर दो कायरल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसा ही साइड वाले कंपाउंड में भी है, ऐसे ये दो कायरल कार्बन इसमें है, एक ये रहा दो कायरल कार्बन। अब ये क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। एक इसमें चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ OH रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ना तो मिरर इमेज हैं, ठीक है, तो मिरर इमेज नहीं है ये एक दूसरे के, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है,
डाइस्टेरियोमर्स हैं। ये क्या है? ए एंड बी डाइस्टेरियोमर्स, एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर्स हैं ये। ठीक है। कैसे देखो, नहीं बन रहा है ना, मिरर इमेज तो बनी ही नहीं रही है बिल्कुल भी। इसको अगर हम एच भी रखेंगे तो भी मिरर इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। CH3 C2H5, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, दो कंपाउंड है ये। ठीक है, ये CH3 है और यहाँ ये C2H5 है और यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब बताओ ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? हाँ मिरर इमेज हैं। देखो अगर यहाँ मिरर रख देंगे तो ये इसकी इमेज बन जाएगी सेम। ठीक है, एक तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखने पर आपस में छुप जा रहे हैं एक दूसरे से? तो नहीं। तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्या है? एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर हैं ये। ठीक है, तो ये दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने पर ये कंडीशन होती है। ठीक है, कौन सा एनेंशियोमर है, कौन सा डायस्टेरियोमर है? जो मिरर इमेज है ही नहीं बिल्कुल उसे डायस्टेरियोमर बोलते हैं, और जो आइडेंटिकल है वो एक दूसरे को बिल्कुल सिमिलर है, मतलब रेक्टस सिनिस्टर जो हमने देखा था पहले, उस हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चल रहा है हमारा। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, वही देखना है बस, वही दिखाना है। और इसके बाद हम रेसिमिक मिक्सचर, उसके बाद मीजो कंपाउंड, और उसके बाद एक DL सिस्टम होगा, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दो तीन दो तीन छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं बस। जैसे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर का मतलब है हम किसी भी चीज़ में कोई मिक्सचर बना के उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं कंपाउंड में। जैसे दो कंपाउंड हैं, कोई कंपाउंड ए है और कोई कंपाउंड बी है। इन दोनों को मिलाने के बाद जब एक नया कंपाउंड बनता है A+B, तो ये मिलाने से एक कंपाउंड बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ये रेसिमिक मिक्सचर किसका है? कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का। और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वह क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है रेसिमिक मिक्सचर। भले ये सिंगल जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे ये आपस में मिलेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपाउंड के बीच में, ए और बी कंपाउंड के बीच में क्या होगा? एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, मतलब एक दूसरे के ये विपरीत हो जाएंगे। मान लेते हैं ये क्या है, ये डी है और ये एल है, या फिर ये एल है लेबोरोटेटरी है, या फिर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो एक दूसरे के कैंसल आउट करके उस जो कंपाउंड है उसको क्या कर देंगे? इनएक्टिव कर देंगे ऑप्टिकली। जैसे कंपाउंड देखते हैं, एक CH3 CH C2H5 और ये OH लगा देते हैं। ये क्या है? ये कंपाउंड, इस पर चार ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक CH3 ग्रुप है इस कार्बन पर, एक C2H5 ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको भले ही ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये क्या है? कायरल कार्बन तो है,
ठीक, तो ये क्या है यहाँ CH3, इसको हम लिख देते हैं। दूसरा ये कंपाउंड है, और इसी कंपाउंड की अगर मिरर इमेज देखते हैं हम, ये कोई मिरर लगा हुआ, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो ये OH आगे है, तो यहाँ और यहाँ क्या लग जाएगा H, यहाँ ऊपर CH3 और यहाँ C2H5। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये दोनों एक एक कायरल कार्बन रखते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन है। लेकिन इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो मिलाने पर क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। A+B ये दोनों कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो रेसिमिक मिक्सचर जो है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल एक दूसरे को वो करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे इसकी जो काउंटिंग अगर करें हम, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 से 2 और 2 से 3, तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सिनेस्टर। लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, रेक्टस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो किस पर है, हॉरिजॉन्टल पर। यहाँ 1 2, नहीं 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 गलत कर दिया, 2 इसको आएगा ना इथाइल को, 3 इसको आएगा 4 हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 2 से 3 सिनेस्टर का रेक्टस। और यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3, तो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा, सिनेस्टर होगा, इसका रेक्टस हो जाएगा। नहीं, यहाँ ये नहीं लगेगा रेक्टस सिनेस्टर। यहाँ हमें ये देखना है बस कि ये जो कंपाउंड है एक दूसरे के मिरर इमेज है, और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। उस हिसाब से देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन जैसे ही ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि ये भी रेक्टस आ रहा है और ये भी रेक्टस आ रहा है, जैसा हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, आइडेंटिकल है। लेकिन जब इनका रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं जब इन दोनों को मिलाते हैं। तो एक स्टेटमेंट है वो, रेसिमिक मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली inactive due to extreme या एक्सटर्नल कंपेंसेशन, मतलब एक्सटर्नल इनके बीच में जो आपस में मिलते हैं ये, तो वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। उस कारण से इनमें क्या होगा, एक्सटर्नल कंपेंसेशन होगा, उस कारण से एक दूसरे के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ये जस्ट अपोजिट है रेसिमिक मिक्सचर का। मतलब अगर कोई रेसिमिक मिक्सचर है उसे हम किस में लाते हैं, प्योर फॉर्म में। जैसे कोई A+B है, ये रेसिमिक मिक्सचर है, उसको किस में बनाते हैं, A एंड B कंपाउंड में अलग अलग से। तो ये क्या है, रिजोल्यूशन है, बस ये याद रखना रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगला आता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं वो देखते हैं।
मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि मीजो कंपाउंड जो होगा वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये जो मीजो कंपाउंड होते हैं इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मीजो कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीयूएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी विद कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन्स, कार्बन्स। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल देखते हैं उससे इजीली समझ में आ जाएगा। CH3, ये भी CH3 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, OH, यहाँ H, यहाँ OH। अब ये जो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा विद कायरल कार्बन्स, यानी कि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होंगे, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन चार, कितने हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। दूसरी बात, इस मीजो कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो है इंटरनल कॉम्पेंसेशन, यानी कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही तो उसी के अंदर क्या मिलेगा, इंटरनल कॉम्पेंसेशन, मतलब उनके अंदर ही इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम बीच से इसको यहाँ से इस प्लेन से काटते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना। दूसरी बात, ये एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन है, देख लीजिए चारों ग्रुप, ये जो कार्बन है इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कायरल कार्बन है दोनों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस मिल रही है और कायरल कार्बन है, इतना ही देखने पर ही हम क्या बोल देंगे कि ये मीजो कंपाउंड है, मीजो है। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी तो इसके अंदर क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर इंटरनल कॉम्पनसेशन होता है, ये इंटरनल, इसी कंपाउंड के अंदर कॉम्पनसेशन एक उसको इरेज करने में इतना टाइम लग रहा है। एक जैसे ये कंपाउंड है कोई, ठीक है, इस पे यहाँ ये मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो देखो यहाँ से हम इस प्लेन से अगर इसको काटते हैं तो हाँ पीओएस है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या होगा, वो कायरल कार्बन है या नहीं, दो, एक से अधिक, तो देखो ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, उस कारण से ये क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा, मीजो, मीजो है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये भी मीजो है तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरनल कॉम्पनसेशन, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन कारण ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, मीजो कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से मीजो कंपाउंड है। जैसे ये है, ये कोई कंपाउंड है, मिथाइल है, यहाँ यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ C2H5 है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो बताओ ये मीजो कंपाउंड है या नहीं, देखो तो हाँ इसमें कायरल कार्बन है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है, हमने डेफिनेशन में लिखा कायरल कार्बन्स, यानी कि एक से अधिक होगा कायरल कार्बन्स। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, पीओएस है क्या, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। देखो कहाँ से काटेंगे आप, सब चारों ग्रुप डिफरेंट है और कायरल कार्बन में तो चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो एक कायरल कार्बन होने पर तो क्या है,
नहीं होगा मीजो, तो ये क्या है, नॉट मीजो, नॉट मीजो कंपाउंड। एक और देखते हैं, जैसे कि जैसे ये है, ये कंपाउंड है कोई, ठीक है, यहाँ पर एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, मिथाइल, और यहाँ पे भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई मिथाइल। अब बताओ ये मीजो कंपाउंड है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, ठीक है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन्स कितने हैं, तो ये क्या कायरल कार्बन है क्या, नहीं, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है, ये दो ग्रुप जो हैं ये सेम है, सेम है, ये मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये जो दो ग्रुप है इस कार्बन के लिए ये सेम है कायरल कार्बन के लिए, तो यहाँ कायरल कार्बन है ही नहीं, तो कायरल कार्बन नहीं है, तो नो मीजो, ये एकायरल है, एकायरल, जो कायरल नहीं है वह एकायरल, ठीक है, तो नो कायरल कार्बन है, तो ये क्या मीजो कंपाउंड नहीं होगा, नो मीजो कंपाउंड। दूसरी बात, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ ये कायरल है, हाँ ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ठीक है, कायरल तो है दो, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये कहाँ से काटोगे बताओ, तो कायरल कार्बन है या नहीं इसमें, है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, तो मीजो होगा, मीजो नहीं होगा, मीजो नहीं होगा। अब एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, ये मिथाइल है, ओ एच एच, ये भी ओ एच एच, ये भी ओ एच एच। अब बताओ इसमें कायरल कार्बन है, हाँ ये कायरल कार्बन है, और ये भी कायरल कार्बन है, ये बीच वाला कायरल कार्बन है, ये स्यूडो कायरल कार्बन है, क्यों है स्यूडो, क्योंकि कभी कायरल ये सिन एंटी या फिर सिस ट्रांस वाली कंडीशन जो हमने पहले देखा था, तो ये क्या है, स्यूडो कायरल है। कैसे देख लीजिए कि ये जो कार्बन है इस पर ग्रुप कौन से जुड़े हुए हैं, ओ एच और एच तो है, ठीक है, और इस पर ये पूरा का पूरा ऊपर वाला ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है, और इस और नीचे देखते हैं इस कार्बन पर एक ग्रुप ये जुड़ा, दूसरा ग्रुप का ये दोनों जो ग्रुप है मैंने ये सर्कल के अंदर बंद किए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये सेम है या नहीं है, लेकिन ये जब सिस ट्रांस या सिन एंटी एक दूसरे के हो जाएंगे तब ये क्या होगा कायरल, और जब इसके ये क्या हो जाएंगे ट्रांस ट्रांस सिस सिस सिन सिन हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा एकायरल, तो इस कारण से ये सूडो है। सूडो कार्बन है ये बीच वाला। अब देखो कायरल कार्बन्स है, कायरल कार्बन्स है या नहीं इसमें, हाँ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, यहाँ से हम काट सकते हैं ना से, बीच से यहाँ से सेम कट जाएगा, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, तो मीजो होगा क्या नहीं होगा, मीजो कंपाउंड होगा, खत्म। इस प्रकार से हम ये मीजो कंपाउंड्स जो है खत्म करते हैं, खत्म हो गए मीजो। अब देखते हैं डीएल सिस्टम, डी ऑब्लिक एल सिस्टम, डीएल सिस्टम देखते हैं, देयर इज नो रिलेशन ऑफ डी ऑब्लिक एल विद ऑप्टिकल एक्टिविटीज, नो रिलेशन,
ऑफ Dl with optically ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। डीएल सिस्टम का डीएल सिस्टम देख लेते हैं। छोटा सा डीएल सिस्टम, कौन सा कंपाउंड डी है, कौन सा एल है, ठीक है। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग है, इनका रिलेशन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी से है। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मतलब लेबो रोटेटरी, इनसे है। तो अब डीएल सिस्टम देखते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, CH2OH, OH, EH, ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो ये डी है या एल है, कौन सा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन है, उसमें अगर OH राइट साइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डी होगा। और अगर लेफ्ट साइड होगा OH तो क्या होगा, एल। बस ये डीएल सिस्टम में ये याद रखना है। इफ इन द लास्ट कायरल कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रोकार्बन। वैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही ठीक है। इन द लास्ट कायरल कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट्स, OH group is right side, then D if left side, will be L। अब देखो यहाँ लास्ट कायरल तो यही है, कायरल कार्बन, तो इस पर क्या है, किधर की साइड है, लास्ट कायरल पर OH ग्रुप राइट साइड है, तो ये क्या होगा, D होगा। कैसे राइट साइड है, इसको और खोलेंगे ना तो यहाँ H2 और इधर साइड OH लग जाएगा, ठीक है। H2 कैसे लगेगा, देखो एक H यहाँ लग जाएगा, एक H नीचे लग जाएगा और OH इधर है ही, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये D हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा D और L क्या होता है, ठीक है। देखो ये CHO और ये CH2OH, यहाँ देखते हैं, ठीक है। HOH, ये देखते हैं, ये है। तो लास्ट कायरल कौन सा, ये रहा लास्ट कायरल कार्बन, ये रहा। तो इसमें इस लास्ट कायरल कार्बन पर OH जो है राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। राइट साइड है ना वो OH। और एक और कंपाउंड अगर देखते हैं CHO, CH2OH, यहाँ OH है इधर साइड। तो देखो ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, ठीक है, तो इस लास्ट कायरल कार्बन में जो है उसमें OH ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या होगा, L कंपाउंड होगा, ठीक है। और कोई भी हो जिसमें ये याद रखना है, अगर लेफ्ट साइड है तो L होगा, राइट साइड है OH ग्रुप तो
क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये डीएल सिस्टम है छोटा सा, केवल एक यही याद रखना है। अगला है इरिथ्रोथ्रियो। इरिथ्रोथ्रियो, इसका भी ऑप्टिकली एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें क्या है कि सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड देन इरिथ्रियो अदरवाइज थ्रियो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो क्या होगा, वह कंपाउंड इरिथ्रो। सिमिलर ग्रुप्स आर सेम साइड, सेम साइड देन इरिथ्रो अदरवाइज थ्रियो। थ्रियो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देखते हैं उससे थ्रियो और इरिथ्रो कंप्लीट। जैसे ये है सेम साइड ग्रुप आ रहे हैं, सिमिलर ग्रुप। तो देखो सिमिलर ग्रुप OH OH सेम साइड हैं, तो ये क्या होगा, इरिथ्रो। और सेम साइड नहीं आते तो क्या होगा, थ्रियो। जैसे जैसे यहाँ OH H और यहाँ OH, तो देखो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है, तो ये क्या होगा, थ्रियो। थ्रियो कंपाउंड, जैसे कोई भी नाम लिखना है, थ्रियो ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ऐसे ये। ठीक है। दूसरा है एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन, और इसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ OI और हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, अमीन इन्वर्जन। इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन, ये क्या है, जो एमीन ग्रुप है उसका इन्वर्जन। जैसे देखो यहाँ कोई R1 है, यहाँ कोई R2 है, यहाँ कोई R3 है, और यहाँ एक क्या लॉन पेयर है। अब देखो ये जो है 3 डिग्री है, 3 डिग्री एमीन है पहली बात, क्योंकि 3 कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग नाइट्रोजन से, और ये कायरल नाइट्रोजन है या नहीं है, क्योंकि 3 तो ये ग्रुप हैं, R1 R2 R3, और एक लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है। तो ये इसमें नाइट्रोजन क्या है, sp3 है, और 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये क्या है, कायरल नाइट्रोजन है। ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 और R3, और यहाँ लॉन पेयर। बात एक ही है, वही कायरल है, वही sp3, ये इस प्रकार से दोनों फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन में एक R यहाँ रहेगा, एक R यहाँ, एक R यहाँ, और ये जो लॉन पेयर है p लॉन पेयर है, लॉन पेयर p ऑर्बिटल में, तो इस प्रकार से p ऑर्बिटल इसमें प्योर p बच जाता है, प्योर p ऑर्बिटल है इसमें। तो एमीन जो है, एमीन इन्वर्जन शो करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेकंड पीरियड। ठीक है, जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड का होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, और एक लॉन पेयर तो होना चाहिए, बस साइक्लिक होना चाहिए कम से कम। ठीक है। और POS और फास्फोरस और सल्फर जो है वो एमीन इन्वर्जन शो नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये एमीन इन्वर्जन छोटा सा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
समझने वाला भी नहीं है ये, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख लेते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या है। एक तो है जो कायरल कार्बन होता है ना, कायरल एटम्स या कायरल सेंटर कुछ भी हो सकता है, सेंटर्स जो होते हैं ना, आर नॉट एसेंशियली फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ अगर कायरल का है किसी में तो वह एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। लेकिन ये तो कंडीशन है एक कायरल कार्बन, लेकिन एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो अगर पीओएस है उसमें और दो कायरल कार्बन है तो वह क्या होगा, मीजो होगा। तो यहाँ पर वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है मीजो कंपाउंड होने पर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और भले ही कायरल कार्बन है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पीओएस है और कायरल कार्बन भी है तो वह मीजो कंपाउंड होगा और वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कायरल कार्बन का, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर जो है ये जरूर नहीं है कि वह ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाएगा ही दर्शाएगा कि अगर कोई कायरल सेंटर है तो वह ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। लेकिन एक ही कायरल कार्बन है तो वह ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कायरल कंपाउंड होते हैं, ये बात सही है। ऑप्टिकल एक्टिव जो होगा कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा तो वह एकायरल लेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो वह क्या होगा, एकायरल, ठीक है। और इन वन कायरल का कार्बन, अगर वन कायरल कार्बन है ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, वो क्या, दो कायरल कार्बन है, अगर इफ टू कायरल कार्बन या फिर एक से ज़्यादा है देन क्या करना है, चेक करना है हमें, चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये है पीओएस है और कायरल कार्बन है तो क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। बस यहाँ तक ये हमारा जो है मेन जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो कंप्लीट है। अब केवल हम उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मतलब किसी में कितने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। बस लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो वही दो कंडीशन है, हमने जैसे कैलकुलेशन ऑफ जीआई देखा था उसी प्रकार इसमें है। तो मॉलिक्यूल जो है, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, तो टोटल फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, आइसोमर्स का फॉर्मूला होगा 2 to the power n। यही फॉर्मूला था टोटल जीआई का। इफ अनसिमेट्रिकल होगा कंपाउंड, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे ये कोई कंपाउंड है तो उसके जो एंड ग्रुप हैं वह जो है एंड ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जैसे ए और बी होने चाहिए। ए होंगे तो वह ऑप्टिकली तो वह मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन ए और बी हैं एंड ग्रुप में तो ये क्या अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो उसके लिए जो है अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n है, 2 to the power n ये है। तो इसमें ठीक है, टोटल के लिए ये रहेगा। और अगर हमें निकालना है मीजो कंपाउंड, मीजो के लिए क्या है, अनसिमेट्रिकल है, मीजो है। और यहाँ एन बराबर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ
यहाँ पर, वहाँ पर n का मतलब था स्टीरियोजेनिक्स एरिया, और यहाँ n का मतलब है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर के लिए, मीजो के लिए 0 हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर के लिए, क्योंकि मीजो कंपाउंड जो है, अगर मीजो कंपाउंड है हम पता लगाते हैं उसमें कायरल कार्बन है भले ही पीओएस है, तो उसमें ऑप्टिकल जो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि वह ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रेसिमिक मिक्सचर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन 2, जितना ऑप्टिकली एक्टिव है कोई कंपाउंड, तो रेसिमिक मिक्सचर में 2 कंपाउंड है तो अपॉन 2 कर देते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पर, जैसे CHO है, CHOH है, ये CHOH है, और ये CH2OH, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, ये है और ये है, 2 कायरल कार्बन है, ये आप देख लीजिए आराम से। तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होंगे, 2 टू द पावर n, तो n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, तो इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना होगा इस कंपाउंड का, 4 होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं इसमें, 4 हैं, ठीक है। मीजो कंपाउंड कितने हैं इसमें, मीजो कंपाउंड, मीजो जो है, तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव है, हाँ है। इसमें ये कायरल कार्बन है, हाँ है। और ये सिमेट्री शो कर रहा है, नहीं कर रहा, देखो यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ CH2OH है, तो ये क्या मीजो कंपाउंड नहीं है, तो इसमें 0 मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं होगा वह, ठीक है। अब इसमें रेसिमिक मिक्सचर देखते हैं। रेसिमिक मिक्सचर बराबर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कितना, 4 अपॉन 2, तो 2 इसमें रेसिमिक मिक्सचर की आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है, याद रखना है। अब ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल। एक मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो एंड ग्रुप क्या सेम होगा, तो उसमें पीओएस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीजो का रोल आ जाएगा। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब एंड ग्रुप एन इवन होना चाहिए, हाँ एन मतलब कायरल कार्बन इवन होने चाहिए। टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म OI, टोटल OI कितना होगा, हाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो ये हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, एक्टिव निकालना होगा तो क्या होगा, 2 टू द पावर n-1, केवल ये, क्योंकि इसमें मीजो कंपाउंड भी आ जाएगा, तो मीजो कंपाउंड कितने होंगे इसमें, 2 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1, ये मीजो, ये तो मीजो है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर जो हमने देखा था वही है, ऑप्टिकल एक्टिव अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से इसको सॉल्व कर देते हैं। CHO, ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमर्स सिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1, और यहाँ पर n यहाँ क्या है, ये कायरल कार्बन ओड नंबर इवन में होने चाहिए, यानी कि 2 कायरल, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 ऐसे इवन में, ठीक है। अब आप बोलेंगे ओड में, तो ओड का भी दूसरा फॉर्मूला है वो देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ओड का देख लेंगे। CHOH, और यहाँ लास्ट ग्रुप क्या होना चाहिए, बताओ क्या होगा लास्ट ग्रुप, अगर मैं बोलूँ ये लास्ट ग्रुप है तो ये क्या होगा, CHO ही होगा ना, क्योंकि तभी तो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। तो इसमें कायरल कार्बन कितने, 2 कायरल कार्बन है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होंगे, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n-1, तो n यहाँ क्या 2 है,
2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो 2 प्लस 2 n/2 माइनस 1, तो n/2 तो 2 1 या 2 1 माइनस 1 0, 2 टू द पावर 0 होगी यहाँ, तो क्या जाएगा 1। तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने हैं 3 है, ठीक है। और अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं इसमें। तो ऑप्टिकल एक्टिव ये वाला फॉर्मूला ऑप्टिकल एक्टिव का है, तो कितने होंगे 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं। और इसमें अब हम देखेंगे कि मीजो कितने हैं। मीजो 1 है, क्यों, देखो देखो बन रहा है कि नहीं, कायरल कार्बन है पीओएस है, देखो यहाँ से अगर काटेंगे बीच से तो 2 हो रहा है, ठीक है। तो और रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा, ऑप्टिकल एक्टिव 2 है अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 ही रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो ये किस में है, E1 मॉलिक्यूल, E1 कायरल कार्बन आने पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर ओड आ जाता है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, n इज इक्वल टू ओड है, मतलब 1 3 5 ये क्या है कायरल कार्बन। तब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 टू द पावर p, और यहाँ p क्या है, p इज इक्वल टू क्या है यहाँ n-1 है, ये याद रखना n-1 है। तो ये तो क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स है 2 टू द पावर p। और मीजो क्या होगा, मीजो कंपाउंड यहाँ क्या होगा 2 टू द पावर p अपॉन 2 p/2, ठीक है, ये हो जाएगा मीजो। और ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा 2p, क्योंकि ये टोटल आइसोमर्स हो गए 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर p/2, सीधी सी बात है। मीजो को अगर माइनस कर देंगे तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव बच जाएंगे, क्योंकि मीजो कंपाउंड तो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हटा देंगे टोटल आइसोमर्स में से, तो ऑप्टिकली एक्टिव बच जाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, वही ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन 2, बस ये याद रखना है। तो अब देखो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH OH CH OH। अब मान लेते हैं लास्ट ग्रुप क्या होगा बताओ, ये सॉरी COH है ये, चलो CH3 ले लेते हैं। अरे ठीक है, तो यहाँ लास्ट में भी क्या होगा CH3, यहाँ CH और एक और लास्ट ग्रुप क्या होगा यहाँ CH3, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो देखो ये कायरल कार्बन है, ये स्यूडो कायरल होगा, जो मैंने पहले बता दिया है स्यूडो क्या होता है, और ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं 3, क्योंकि ओड लेना है हमें, तो 3 है 3। तो OI कितना होगा, टोटल OI कितना होगा 2 टू द पावर p, और यहाँ p क्या है इस कंपाउंड में, p क्या निकलेगा, p इज इक्वल टू क्या होगा n-1, n क्या है यहाँ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है नहीं, ये जो p है p इज इक्वल टू n-1 होता है, ठीक है। इसमें अगर ओड नंबर में आते हैं तो। अब दूसरा है मीजो कितने होंगे इसमें, मीजो, तो मीजो के लिए क्या 2 टू द पावर p/2, p क्या है यहाँ 2 है, तो p/2 क्या होगा 1, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 मीजो हो गए। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने कंपाउंड है इसमें बनेंगे जो है, तो OI माइनस मीजो, OI कितना 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा OI/2, तो 1 रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट होता है, लेकिन हम 2-3 टर्म और देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही फाइनल कर देंगे। कुछ टर्म्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। कुछ स्पेशल केस हैं, वो अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वो है स्पाइरिन वगैरह जो हमने पहले GI में देखा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा इसमें, ठीक है। स्पेशल केसेस
ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक तो था कम्युलिन्स, जो हमने पहले देखा था। कम्युलिन्स मतलब डबल बॉन्ड आता है इवन नंबर में, वहां पर हमने क्या देखा था कम्युलिन्स में, ओड नंबर में अगर डबल बॉन्ड आता है जीआई में तब कम्युलिन्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कम्युलिन्स, कम्युलिन्स का इवन नंबर ऑफ कंजुगेटिव या कम्युलेटिव लगातार, या कम्युलेटिव डबल बॉन्ड। अगर लगातार डबल बॉन्ड आते हैं इवन नंबर में 2 4, तब क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, तब उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। तो सीधी सी बात देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी कार्बन। आइसोमर्स होने के लिए डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ ये मान लेते हैं डैश में एक्स है, और यहाँ ये सॉलिड में क्या है भाई। अब ये डैश और सॉलिड क्यों ले रहे हैं, क्यों ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, एक प्रकार से स्टीरियो में आ रहा है। स्टीरियो क्या स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए, और यहाँ क्या ऑप्टिकली है, तो ये बाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या आइसोमर्स है, और आइसोमरिज्म हो सकता है इसमें, हाँ हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है ए बी एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है हमें, स्पेस में ऑप्टिकली देखना है, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि जीआई तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये भी बात खत्म हो गई, जीआई तो होगा ही नहीं इसमें। जीआई में तो 3 बॉन्ड आने चाहिए, ओड नंबर में आने चाहिए, तो यहाँ क्या है डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो यहाँ ऑप्टिकली आइसोमर्स होगा या नहीं, तो होगा, क्योंकि लगातार 2 डबल बॉन्ड है इवन नंबर में है, तो ये क्या होगा, और ये ग्रुप क्या है डिफरेंट है ही, ये भी डिफरेंट है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा, आइसोमरिज्म होगा इसमें, ऑप्टिकली आइसोमरिज्म होगा, ठीक है। एक और काम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वही सेम एग्जांपल है, बस इन ग्रुप को चेंज कर दीजिए, वही है, ये डिफरेंट होने चाहिए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ये जो है हम डैश में ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ सॉलिड में क्या लगा देते हैं, ड्यूटेरियम लगा देते हैं डी, तो ये दोनों डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। यहाँ हम क्या लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो पहली बात तो ये दोनों सेम आ गए, तो सीधी सी बात है रेस्ट्रिक्टेड साइड पर अगर सेम आ जाएंगे तो आइसोमरिज्म तो होगा ही नहीं, कोई सा ऑप्टिकल क्या जीआई क्या कुछ भी नहीं होगा इसमें, कोई सा भी, तो नो, सीधी सी बात है बस, ठीक है। और दूसरा ये तो हो गया कम्युलेंस का, दूसरा स्पाइरेन, स्पाइरेन स्पाइरेंस हमने देखा था, रिंग आ जाए, वहां पर हमने जीआई में देखा था ओड नंबर में, यहाँ इवन नंबर में कम्युलेटिव मतलब लगातार, कम्युलेटिव मतलब होता है लगातार, कम्युलेटिव रिंग्स आ जाती हैं, तब क्या होगा ऑप्टिकली आइसोमरिज्म होगा उसके अंदर। तो रिंग आ जाए तो सेम फॉर्मूला, उसी सेम नियम, सेम रूल्स वही है जैसे हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर क्या देखा था हमने डबल बॉन्ड के लिए, और यहाँ क्या है रिंग के लिए, अगर 2 रिंग आ जाती हैं लगातार, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म है, मतलब ये थोड़ा ऐसे अंदर धसा हुआ, ये रिंग ऐसे है, ये प्लेन में है ये वाली फर्स्ट रिंग, और दूसरी वाली ये प्लेन के अंदर जा रहा है इसका, एक बाहर आ रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या है स्पेस में है, ठीक है। और इसमें अरेंजमेंट क्या है, मान लेते हैं ये क्या है ए ग्रुप है, ये बी है, ये दोनों डिफरेंट है, हाँ ठीक, ये क्या एक्स है, ये वाई है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसमें जीआई होगा क्या, नहीं होगा जीआई, क्योंकि ये केस में है, जो रिंग है ये किस में है, किस में बताओ इवन नंबर में है, तो ओड नंबर में होती तो ये इसमें क्या हो जाता है जीआई हो जाता, लेकिन यहाँ
और भी कंडीशन देखते हैं, 2 है रिंग तो ये इसमें क्या होगा, OI होगा, OI होगा। बस ये रूल इसमें है रिंग का। ठीक है, अगर सेम ग्रुप लग जाएंगे तो कोई सा भी जो है आइसोमर्स नहीं होगा। बाइफेनाइल और देख लेते हैं। बाइफेनाइल बहुत ही ईजी है ना। बाइफेनाइल, बाइफेनाइल, फेनाइल, बाइफेनाइल्स। ठीक है, जैसे ये है क्या है, ये एक साइक्लो रिंग है, ये बन गई बेंजीन। बेंजीन बनने के बाद ये क्या है, ये फिनाइल है, लेकिन हमने इसमें एक और बेंजीन जोड़ दी तो ये क्या हो गई, बाइफेनाइल। ठीक है, ये दोनों फिनाइल जुड़ी हुई हैं। अब इनमें हम ग्रुप जोड़ देते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये एक्स है और ये वाई है। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो रिंग जो है ये रेस्ट्रिक्टेड साइड होती हैं, जैसे डबल बॉन्ड होते हैं ऐसी। तो इसमें OI होगा या नहीं, तो OI होगा, ये OI होंगे इसमें। ठीक है, तो ए और बी डिफरेंट है और एक्स और वाई डिफरेंट है। ए बी एक्स वाई क्या हो सकते हैं, बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, NO2 SO3 COOH मिथाइल क्लोरीन ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा ये। ठीक है, और अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं, एक्स एक्स आ जाएगा यहाँ, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और अगर ये जो है एक्स वाई या फिर ये जो ग्रुप हैं ये क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं रहेंगे तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। सेम आएंगे तो भी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव इस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, बैन सेम ग्रुप्स एंड नो बल्कि ग्रुप्स आते हैं, तब क्या होगा इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव। और बल्कि ग्रुप कौन से हैं, बल्कि ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे NO2 हो गया, SO3H COOH मिथाइल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन etc। फ्लोरीन बल्कि ग्रुप नहीं है, ये बात याद रखनी है। कन्फॉर्मर्स और देख लेते हैं। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स वो होते हैं उनके बीच में रोटेशन हो जाता है। टोटल कन्फॉर्मर्स जो होते हैं इन्फिनिट भी हो सकते हैं, जैसे कि कन्फॉर्मर्स, जैसे ये अलग ही टॉपिक है थोड़ा, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब ये क्या है, रोटेशन इनमें फ्री है, रोटेशन फ्री है तो ये कैसे भी घूम सकते हैं, कितने भी नंबर। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई व्हील है, ये कोई पहिया है, एक ये पहिया, ये केवल एक ही रोड से, जैसे जो हमारी कोई भी बाइक या फिर कोई भी 4 व्हीलर होती है उसमें ये जो इस प्रकार से एक लगा रहता है बीच में सांप, तो एक ही वो लगा रहता है, तो इसके अराउंड ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं दोनों पहिए। इसी प्रकार से ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो फ्रीली रोटेट कर पाते हैं। कितने रोटेशन हो सकते हैं इसमें, तो कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्स यहाँ पर अटैच है और एक यहाँ कोई बाई अटैच है, तो देखो ये कितनी संभावना बन सकती है इस पर। जैसे ये रोटेट होगा अलग अलग जा सकता है एक्स, ऐसे ये बाई अलग अलग जगह जा सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितने बनेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, और जो CH4 कन्फर्मर्स है, CH4 कन्फर्मर, CH4 में कन्फर्मर कितने होंगे, 0। क्यों होंगे 0, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन के लिए कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। बस अब हम एक गॉच इफेक्ट वगैरह और देखना है वो अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हमारा ख़त्म होता है बिल्कुल ही, एक अलग टर्म जो है हम आगे देखेंगे, टर्मिनोलॉजी है कुछ वो देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ एंड होता है। थैंक यू।